पारस जी मिलते हैं तो चिराग नाराज़ हो जाते हैं, चिराग को ज़्यादा वैल्यू मिलता है तो चाचा कह देते हैं कि हम भी 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह फिर दोनों से मिल लेते हैं और उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात हुई दिल्ली में। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान पे प्रेशर बनाने की कोशिश की गई? तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, आप लोग को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, झूठ का रथ लेकर निकलने वाले हैं और राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन नकारा साबित हुआ इस मजबूत गठबंधन को तोड़ने में, जबकि इसका कोई आधार भी नहीं है। हम सब मजबूती से एक साथ हैं। खास करके वो बिहार की जनता को, भारत की जनता को बरगलाना चाहते हैं। श्री तेजस्वी यादव को कोई काम नहीं है। बीजेपी को आखिर कौन बदनाम कर रहा है कि वो अपने सहयोगियों की पार्टी को तोड़ना चाहती है? देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से लगातार ये खबरें तैर रही थी कि चिराग पासवान के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि चिराग पासवान ने ये कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इससे इनकार किया। लेकिन जो घटनाक्रम चला उसके पीछे की कहानी क्या है और ये सियासत क्यों शुरू हुई और किसने शुरू की, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसे समझाने के लिए अभी हमारे साथ हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी। तारकिशोर बाबू, सही बताइएगा ना कि सही में तोड़ रहे हैं क्या अपने सहयोगियों को, कि प्रेशर बनाने की कोशिश है कि विपक्ष बदनाम कर रहा है आप लोगों को? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम के साथ हम सब एनडीए के तत्वाधान में लोकसभा चुनाव लड़े और हम सबों की तीसरी बार यह सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन जो कहीं न कहीं नकारा साबित हुआ इस मजबूत गठबंधन को तोड़ने में, तो स्वाभाविक है कि वो इस तरह की बातों को पब्लिक डोमेन में या राजनीतिक क्षेत्र में रख रहे हैं, जबकि इसका कोई आधार भी नहीं है। हम सब मजबूती से, हमारे जितने भी घटक दल हैं, हम सब एक साथ हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, सबसे बड़ा दल है। तो हमारी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने सहयोगी दलों को साथ रखकर बेहतर ढंग से हम सरकार चलावें। इसलिए इस प्रकार के अफवाहें, खास करके राष्ट्रीय जनता दल केंद्र में भी वो सरकार बनाना चाहती थी, जबकि उसके 0 सांसद थे। तो इस तरह के जो अति महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय दल है जिसका कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ऐसे दलों के कारण ये सारी परिस्थितियां आई थी अफवाह के रूप में। लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। हम सब मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब उठी, नहीं, ये कंट्रोवर्सी तब उठी तारकिशोर बाबू, जब चिराग पासवान ने बैक टू बैक 3 मुद्दों का विरोध किया और लगा कि मोदी सरकार सहयोगी के दबाव में बैक स्टेप ले रही है 3 बड़े फैसलों पे। तो इसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई कि पार्टी के 3 सांसद टूट के उधर चले जाएंगे। कई दिनों तक सोशल मीडिया पे ये खबर तैरती रही। उसके बाद चिराग पासवान ने आके क्लियरिफाई किया इसको। तो क्या वाकई जो है आपको लगता है कि सहयोगी आप पे दबाव बना रहे हैं, बीजेपी पे दबाव बनाने की कोशिश है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से पशुपति कुमार पारस जी से मुलाकात की पहले प्रदेश अध्यक्ष ने और उसके बाद अमित शाह जी से मुलाकात हुई दिल्ली में, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान पे प्रेशर बनाने की कोशिश की गई या ये सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम मात्र है? अरे देखिए, जब अलग अलग वैचारिक धारा के लोग किसी एक गठबंधन के बैनर के नीचे आते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के पर हम सब काम करते हैं। एनडीए की जो वैचारिक धारा है उस पर सभी दल सहमत होकर हम सब काम करते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र में तो वैचारिक जो कभी द्वंद्व होता है या अपनी अपनी जो दृष्टि होती है जिसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दल काम करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन देश सबसे बड़ा है। हम एक मजबूत कुशल नेतृत्व में देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये सारी चीज़ें समय पर रिजॉल्व हो जाती है। और हम सबों का जो आपसी एक विश्वास है, जो आपस की जो एक उसको कहा जाए तो भरोसा है, तो वो बरकरार है और वो जिंदा है। सर, मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं।
आपने कहा बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, जाहिर सी बात है बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, लेकिन ये बड़ा भाई चाचा भतीजे को समझा पाएगा, दोनों को एनडीए में सामंजस्य करवा पाएगा? क्योंकि पारस जी मिलते हैं तो चिराग नाराज़ हो जाते हैं, चिराग को ज़्यादा वैल्यू मिलता है तो चाचा कह देते हैं कि हम भी 243 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह फिर दोनों से मिल लेते हैं। देखिए, श्री पशुपति पारस जी लंबे वक्त से एनडीए के साथ हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने राजकाज भी संभाला है। उसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं है, कोई चाचा भतीजा की लड़ाई, कोई पिता पुत्र की लड़ाई नहीं है। हम सब राष्ट्र देश के विकास के लिए, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, परिवारवाद की पोषक रही, तो स्वाभाविक है कि हम सब उन चीज़ों के खिलाफ हैं। बात व्यक्ति की नहीं है, बात वैचारिक मूल्यों की है। और जहाँ तक श्री पशुपति पारस जी की बात है, लोकसभा में भी उन्होंने एनडीए के लिए अपना समर्थन दिया है, आगे भी उनका समर्थन मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, करवा देंगे। हाँ, समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर बड़े भाई की भूमिका में है तो हम अपने भाइयों को समझाना भी जानते हैं और वो समझदार भी हैं, समझेंगे भी, क्योंकि हमारे लिए देश बड़ा है। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे थे, और ये मेरा आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, आप लोग को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, जमकर उन्होंने, कल भी आपने देखा होगा सर, भड़ास निकाली है, धरने पे बैठे थे और अब कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूमेंगे और बताएंगे कि बीजेपी किस तरह से आरक्षण। देखिए, वो झूठ का रथ लेकर निकलने वाले हैं। और ये बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ वो हमारी सरकार ने किया, मैं उसमें स्वयं उप मुख्यमंत्री भी था, और उसके आधार पर 65% का आरक्षण का भी प्रावधान हम सबों ने किया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी और एक तरह से कहीं वो निरस्त हो गया। तो लगता है कि कहीं न कहीं उनका बचकानापन हर बार सामने आ जाता है कि जो कानून अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रोक है वो अस्तित्व में नहीं आ पा रहा है, तो उसको हम संविधान के 9 शेड्यूल में किस प्रकार से डालेंगे। एक बार वही समझा दें। वो बिहार की जनता को, भारत की जनता को बरगलाना चाहते हैं, और वो जिस प्रकार से आरक्षण पर अनावश्यक कई चीज़ें खड़ी करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, तो बिहार और हिंदुस्तान की जनता भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के वे नागरिक हैं, वो लोकतंत्र को बेहतर समझते हैं। भारत हजारों वर्ष पहले लोकतंत्र को समझा है, तो अभी की पीढ़ी लोकतंत्र को बेहतर ढंग से समझती है। और श्री तेजस्वी यादव को कोई काम नहीं है, वो राजनीतिक दृष्टि से उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि एनडीए ने एक बड़ी लकीर खींची है और उनके सामने एक अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। तो स्वाभाविक है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कभी आरक्षण, कभी कुछ इन सारे चीज़ों को रखकर वो एक एनडीए के विरोध के नाम पर कुछ करने का उनका अभ्यास है। वो कुछ करते रहें, लेकिन हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लिए लगे हैं, उसको हम सब निश्चित तौर पर करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिव तारकिशोर प्रसाद जी को। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं आने वाले दिनों में किस हिसाब की राजनीति एनडीए के अंदर आपको देखने को मिलेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इंटरव्यू पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।